जो स्मोक करते हैं, पान बीड़ी गुटखा तंबाकू लेते हैं, दे आर एट हायर रिस्क। तो आप तो कैंसर को बोल रहे हो आ जाओ, वो तो इनवाइट करते हैं। तो कितने साल पहले ये डायग्नोज हुआ था आपको? ये मुझे 2014 में डायग्नोज हुआ। हमारा ट्रैवल का बिजनेस बंद हो गया, लॉस हो गया, तो फिर अब क्या करें, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, सर्टिफिकेट तो है नहीं, कोई नौकरी कौन देगा। उस टाइम आपका हेयर लॉस हुआ था? हेयर लॉस हुआ, मेरे आईब्रोज वाइब्रोज सब चले गए थे बिल्कुल। मैंने ऐसे एक फोटो भी निकाल के ऐसे फेसबुक पे डालता कि मैं शाकाल बैठा करके। कीमो 1 महीना चला, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बेटर। मतलब पहले व्हील चेयर पे था, फिर थोड़ा उठ के चलने लगा, फिर कीमो रेडिएशन चालू हुआ। आज की डेट में क्रिसमस हो जाएगा, माउथ ओपनिंग से एक्सरसाइज करनी है, डेंटल इवेल्यूएशन कराने, कोई गाइड नहीं करता। जब भी कैंसर डायग्नोसिस हो, हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में जाएं। 2 वोकल कॉर्ड है, एक मेरा पैरालाइज्ड है, एक ही चल रहा है और इससे मैं बात कर रहा हूँ। इतना उन्होंने मुझे सिखाया, ट्रेन किया। 5 दिन ना हेल्दी खाने का, 2 दिन थोड़ा इधर उधर किया तो चले, बट 5 दिन ना स्ट्रिक्ट। कैंसर पेशेंट्स को 21 डेज पे बिल्कुल कैलोरी डेफिसिट डाइट देते हैं, खाना पीना ही नहीं देना है। कैंसर सर्वाइवर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनका कैंसर रिकरेंस और रिलैप्स में प्रिवेंशन होता है। बिल्कुल। लोगों को ना कभी भी नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे नहीं जाना चाहिए, खासकर ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीजों में तो हमेशा एक एक्सपर्ट को फॉलो करो। अब तो जागो, अब तो इंडिया कैपिटल हो गया कैंसर का। हाय, आज का एपिसोड आप सभी के दिल को छूने वाला है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। उनकी जर्नी में दर्द है, संघर्ष है और उससे भी ज़्यादा है ज़िंदगी को जीने का जुनून। तो चलिए आज हम सब मिलके उनका वार्म वेलकम करते हैं, जिनको इंडिया मिरेकल मैन के नाम से जानती है। और उसके पीछे की जो कहानी है, हम उन्हीं की ही मुंह से सुनेंगे कि आखिर ऐसा कैसे है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जब हम स्टेज 4 सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि बस अब हमारे पास कुछ ही महीने हैं। लेकिन इस शख्सियत ने इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव किया है, जो कि है स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर सर्वाइवर। हेड एंड नेक, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ पे अक्सर लोग कैंसर की डायग्नोसिस सुनते के साथ ही गिव अप कर देते हैं, तो स्टेज 4 सुनकर तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। इसीलिए उनको मिरेकल मैन कहते हैं। तो चलिए लेट्स वेलकम मेहुल जी, थैंक यू सो मच। एंड मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि आज आप मेरे साथ यहाँ इस पॉडकास्ट पर हैं, क्योंकि आपकी जर्नी शेयर करके आपको नहीं पता कितने लोगों को आज मोटिवेशन मिलने वाला है। स्पेशली मेरे हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स जो पूरी इंडिया में जगह जगह डिफरेंट कैंसर सेंटर्स पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और हेड एंड नेक तो आपको पता ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। पहले तो थैंक यू डॉक्टर रेखा, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। ये बड़ा ऑनर है मेरे लिए। और मतलब आपके द्वारा मैं ना लोगों को बता सकता हूँ कि मिथ्स क्या होती है। एंड मैंने जो जर्नी क्रॉस की है वो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। या अगेन एंड आई वांट टू ऑल्सो थैंक यू फॉर, आप जो इतना वंडरफुल काम करते हो, आप एडुकेट करते हो कैंसर पेशेंट्स को वगैरह, ये तो आपके चैनल के थ्रू तो बहुत ही नोबल काम है। थैंक यू उसके लिए सबकी तरफ से मैं आपको। हाँ, तो मेरी कहानी ऐसी है। लेट मी गिव अ बैकग्राउंड फर्स्ट। तो आई वर्क इन द USA। आई लिव इन कोलम्बस ओहायो, मेरा घर वहाँ पे है। और मैं प्रोफेशनली एक सर्टिफाइड फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर हूँ, फ्रॉड मैनेजर हूँ। रिस्क जो फाइनेंशियल क्राइम्स वगैरह होते हैं मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम होते हैं या जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह जो होता है, वो US के बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मैं उनको खोजता हूँ, उन पर देखता हूँ क्या कैसे सॉल्व कर सकता है, वो सब करता हूँ। मेरा फैमिली, आई हैव अ वाइफ एंड अ सन। अनघा इज़ माई वाइफ एंड शी इज़ द रीज़न मैं आज यहाँ पे हूँ, बिकॉज वो फाइटर एक्चुअली वही है। मेरा सन है अर्जुन, इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल एंड रोबोटिक्स। एंड आई हैव अ डॉग, तो उसको नहीं भूलना चाहिए, उस नेम इज़ चेज। हाँ, तो ये हम फैमिली है 3-4 लोगों की। और तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो आपका जो डायग्नोसिस था वो कितने साल पहले हुआ और कैसे हुआ? द रीज़न ऑफ माई कैंसर वॉज एडिक्शन। ओके। मैं कॉलेज में था जब, करीब 14-15 साल का, तब से मैंने स्मोकिंग करना चालू किया। पीयर प्रेशर, मतलब ऐसे ही ना, मूवीज़ में
करते स्मोकिंग तो मैंने भी हीरो बनना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स करते तो मैंने भी उनके साथ रहना है, तो मैंने भी करना चाहिए। बट आई थिंक ये आपको लगता है कि एडिक्शन की वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं है जो नहीं है पान बीड़ी गुटखा हाँ, तंबाकू नहीं खाते, स्मोकिंग नहीं करते, उनको भी होता होता है। है मेरा वाला जो है, राइट, लेकिन हाँ उनको हायर रिस्क होता है। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे उठाई क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट अबाउट दोज पीपल हु डोंट एडिक्ट। राइट राइट, तो मैंने सोचा आई एम सॉरी। कि ये इसको यही क्लियर किया जाए। नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल, यस, जो स्मोक करते हैं, पान बीड़ी गुटखा तंबाकू लेते हैं, दे आर एट हायर रिस्क। वो तो इनवाइट करते हैं, इनवाइट है, लिखा यस। होता है ना कैंसर होता है ये सब करने से, तो भी हम करते हैं ना। हाँ तो मतलब आप तो हाँ, कैंसर को बोल रहे हो आ जाओ, यस यस यस। तो आपको तो ज़्यादा चांस है, मतलब अगर ये करोगे हाँ, तो। बट आप कह सकते हो कि वो फैक्टर रहा। वो हाँ, सो इन माय केस, सो मैं स्मोक वगैरह करता था कॉलेज में जाके ऐसे, एंड देन इट कंटिन्यूड, मतलब थोड़ा ऐसे पहले एक दो होता था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते गए, और फिर आई स्टार्टेड ऑल्सो ड्रिंकिंग अल्कोहल विद इट, जैसे पार्टीज़ वार्टीज़ में जाना, क्योंकि कॉलेज लाइफ में वो लगता है ना कि वो ये सब करना चाहिए, जैसे मूवीज़ में देखते हो वैसे वो सब। उसके बाद में माई डैड ऑलवेज वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर, सो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला। और हमारा तभी बिजनेस भी था ट्रैवल्स का, मेहुल ट्रैवल्स करके था पुणे में, चिंचवड़ में, तो अच्छा चलता था वो। तो मुझे पढ़ाई में पहले से ही कोई शौक नहीं था कि है ना, यही सब काम में लगे, क्या पढ़ाई करेंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया सेकेंड ईयर में, और मैं बोला मैं तो दुकान में बैठूंगा, बिज़नेस संभालूंगा, ये ना ये करके क्या, बिज़नेस तो मैंने देखना है। तो छोड़ दिया कॉलेज, और मैं फिर वो ट्रैवल्स के बिज़नेस में मैं देखने लगा सब। तो वो करते करते जो ड्राइवर्स वगैरह जो गुटखा तंबाकू खाते थे, वो भी मैं करने का चालू, एंड एडिक्टेड हो गया। फिर बाद में वो आदत सी पड़ गई, फिर वो लगने ही लगा हर तो चीज़ में। कितने साल पहले ये डायग्नोज हुआ था आपको? ये मुझे 2014 में डायग्नोस हुआ, 14। 11 साल पहले, ओके। 11 साल पहले। तो या और मैंने 10 इयर्स कम बोला। तो टाइम ग्रेट में निकल गया। ग्रेट, तो वाओ। और उसके बाद में मैं हमारा ट्रैवल का बिजनेस बंद हो गया, ये लॉस हो गया। तो फिर अब क्या करें, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, सर्टिफिकेट तो है नहीं कोई, नौकरी कौन देगा। तो उस टाइम पे वो कॉल सेंटर्स का बूम चालू हो गया था काफ़ी, नए नए चीज़ कॉल सेंटर्स चालू हो गए थे। तो आई हैड स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल, तो मेरा इंग्लिश अच्छा था, तो मैं कॉल सेंटर में लग गया। कॉल सेंटर में लग गया तो वो भी नाइट शिफ्ट होता था, तो उसमें भी पार्टी वार्टी वो फिर कंटिन्यू रहा मेरे एडिक्शंस। मतलब आपके एडिक्शंस कंटिन्यू हैं हाँ, तो बिकॉज ऑफ मतलब प्रोफेशंस उसमें और एनहांसमेंट हो गया, मतलब। और यस। माय वाइफ जो शी वाज इन आईटी, वी वर इन द माय चाइल्डहुड स्वीट आर्ट। तो वो ओके ओके। हम बचपन से यू साथ वर में, मैरिड एट दैट टाइम? या हम बचपन में साथ में थे, सो वी न्यू ईच अदर। बाद कॉलेज में भी हम मिलते एक दूसरे से। फिर बाद में मेरी शादी हो गई, फिर बाद में अराउंड मतलब काफ़ी, मतलब उसके बाद फिर मेरा सन भी वॉज अराउंड 5 years, अर्जुन। एंड देन लाइफ वॉज गोइंग ऑन वेल, ओके, सब चल रहा था ठीक से। मेरी वाइफ भी शी वॉज वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड परसिस्टेंट, और फिर उसको एक चांस मिला यूएस जाने का, ओके। बिकॉज ऑफ हर जॉब। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम 2-3 साल जाके देखते हैं कि कैसा होता है। तो शी वेंट फर्स्ट, और मैं मेरे बच्चे का स्कूल का ईयर ख़त्म होने के बाद मैं जाने वाला था। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी थे, वीज़ा वगैरह जाने के लिए। तो मेरी वाइफ जब गई वहाँ पे, तब मुझे उस टाइम पे मेरा वेट लॉस हो रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। और मैं अपना जो फैमिली डॉक्टर होता है लोकल, जो अपने ने गली में डॉक्टर होता है, वो उसके पास मैं जाता था, उसको बोलता था कि मुझे इतना खाने में तकलीफ हो रही है, मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज हो रहा था। ओके। तो पहला सिम्टम्स आपको चेंज इन वॉइस फील हुआ या वेट लॉस हुआ? दोनों दोनों साथ साथ चल में हो रहे रहा थे। था, ओके। और चेंज इन वॉइस हो रहा था, और थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो मेरी वाइफ जब गई वहाँ पे, तो मुझे मेरा बच्चा, मेरा लड़का, मेरा मदर इन लॉ पास में रहते थे, मेरी मदर भी पास में रहती थी, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट होता था, तो वो वहीं पे स्कूल से वहीं जाता था। मेरी सास उसका ध्यान रखती थी। तो मुझे एक दिन ऐसा लग रहा था कि मैं सोऊंगा तो मैं उठ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे सांस लेने में से ताकत लगानी पड़ रही है, इतना मेरा ब्लॉक हो रहा था, चोकिंग टाइप हो रहा था। तो मैं मेरी माँ के वहाँ सोने गया। मैं बोला माँ मैं आज यहाँ सोता, मुझे ठीक नहीं लग रहा थोड़ा।
तो मेरी माँ ने मेरे को रात में ब्रीथ करते हुए सुना, उसने देखा मुझे तकलीफ़ हो रही है कान, तो उसको लगा कुछ गड़बड़ है। और फिर अगले दिन वो मुझे हमारे वहाँ पे एक आदित्य बिरला हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गई, बड़े हॉस्पिटल में। उन्होंने फिर एंडोस्कोपी की और उन्होंने देखा कि राइट वोकल कॉर्ड में ट्यूमर जैसा कुछ है। अच्छा। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे मेरे गले में ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डाल दी ताकि मैं सांस ले सकूं। और उन्होंने बायोप्सी किया फिर उस ट्यूमर। ओके। तो मेहुल जी, उस टाइम आपका क्या एज होगा? 40 प्लस ना? या 39-40 या। एंड तो बायोप्सी किया तो बोले कैंसर है, एडवांस स्टेज। कौन सा स्टेज है वो नहीं पता, बट एडवांस स्टेज बताया। और ये आदित्य बिरला हॉस्पिटल जो चिंचवड़ में तब वहाँ पे गया था। एंड देन वहाँ पे उन्होंने फिर मेरी वाइफ यहाँ पे यूएस में थी, उसको न्यूज़ मिली कि ऐसे तो शी वॉज क्या करना, वापस आऊँ कि क्या। बट माई वाइफ इज़ द एक्चुअल फाइटर, उन्होंने मुझे इसमें से, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसने क्या किया कि उसने वहाँ के हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करना चालू किया यूएस में। हाँ, तो कोलंबस में एक जेम्स कैंसर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे यहाँ से कुछ पहचान निकाल के कोई डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर्स भी काफ़ी हैं वहाँ पे, तो उनको रिपोर्ट दिखाया, बोले ये ऐसे ऐसा है। तो डॉक्टर बोले कि है तो कॉम्प्लिकेटेड केस, बट उनको ले आओ यहाँ पे, हम ट्राई करते हैं। तो उस टाइम पे शी फेल्ट, माई वाइफ अनाघा, शी फेल्ट दैट उसने दोनों के यहाँ के डॉक्टर से भी बात किया, आदित्य बिरला से और वहाँ के डॉक्टर से भी। तो उसको एक फ़र्क लगा कि यहाँ के डॉक्टर ने बोला पहले हम उसका वोकल कॉर्ड निकाल देंगे, ENT, और फिर हम उसको कैंसर डिपार्टमेंट में भेज देंगे, फिर वो लोग देखेंगे क्या करना है। और यहाँ के डॉक्टर ने बोला कि हम वापस स्कैन करेंगे उसको और हम देखेंगे कि हम सब डॉक्टर्स मिलके देखेंगे क्या बेस्ट ऑप्शन है, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट। राइट। अभी इंडिया में भी हो गया है, अब हो गया बट उस टाइम पे yes. ऐसे नहीं था। एग्री। तो शी थॉट कि बेटर उसको यहाँ लेके आए, तो माई फैमिली एवरीवन अग्रीड टू इट। तो मुझे मेरा देखो, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं खुद को बोलता हूँ, बिकॉज मेरा वीज़ा वगैरह सब रेडी था डॉक्यूमेंट्स में। अगर आज उस टाइम पे अगर मुझे यूएस में ट्रीटमेंट के लिए जाना हो तो कितना, और कैंसर फोर्स स्टेट, नो वन इज टाइम, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी थे मेरा। तो उन्होंने और मेरे वाइफ की कंपनी ने और एक आदमी को अरेंज किया जो भी यूएस आ रहा था कि मेरे साथ आए, कि मतलब मुझे कुछ तकलीफ हो तो उनको उसको ट्रेन भी किया कि अगर मेरा ट्रेकोस्टोमी में कुछ हो गया, चोकअप वगैरह, तो क्या करने का वगैरह सब सर्टिफिकेट दिया वगैरह सब करके फ़्लाइट में बिठाया मुझे। लैंडेड इन कोलंबस ओहायो, और वहाँ पे फिर हमने वहाँ के जेम्स कैंसर में दिखाया, उन्होंने वापस स्कैन किया। और वापस स्कैन करने के बाद उन्होंने बोला कि हमारा भी यही प्लान था कि हम वोकल कॉर्ड निकाल देंगे, और दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन। कि फिर बाद में हम कीमो वगैरह देखते क्या करते। लेकिन अभी जो कैंसर है वो स्प्रेड आउट हो गया, स्पाइन के आसपास तक पहुंच गया है, तो सर्जरी इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। और हमको नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा जिएगा। 1 मंथ का टाइम दिया 1 गया मंथ था? का टाइम दिया। अनलाइक इंडिया, लाइक इंडिया में बोले अरे वो फैमिली को बुला के लाओ, ये वो, वहाँ पे ऐसे नहीं, मुँह पे बोल देते हैं। हमारे यहाँ तो पेशेंट को हाँ, थोड़ा हाँ। बाहर बिठाते हैं, और कुछ थोड़ा ना रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि नहीं पेशेंट को मत बोलना, थोड़ा होपलेस हो जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप हमारे ही सामने बोलिए। लेकिन मुझे लगता है कि डे 1 से ना चीज़ें क्लियर हो तो ना एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप सोचिए डॉक्टर रेखा कि अगर मेरी वाइफ ने कितना बड़ा रिस्क और हिम्मत से, अगर मुझे वहाँ पे कुछ हो जाता यहाँ यूएस में, तो पता नहीं लोग क्या बोलते क्या नहीं। अच्छा, तो जैसे कि जब आपको 1 मंथ का टाइम दिया गया तो आप लोगों ने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? तो मेरे गले में था ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, तो मैं तो तो बात आप बात नहीं कर पा रहे होगे। तो मैंने मेरे वाइफ को देखा, वो मेरे को देख रही है, और दोनों के आँख में पानी निकल रहा है, और वहाँ पे ऐसे 3-4 डॉक्टर्स थे, वो हमको देख रहे हैं। तो अब फिर मेरे वाइफ ने उनको पूछा कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो बोले कि वी कैन ट्राई एग्रेसिव कीमो, ट्राई कर सकते हैं, ओनली कीमो? या चांसेस कम है, अच्छा, ओके। बट कीमो से मे बी वो ट्यूमर थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, तो फिर बाद में और थोड़ा कुछ कर सकते हैं। श्रिंक भी अगर वो राइट साइड पे हुआ तो जहाँ पे हमको चाहिए श्रिंक होना, अलग साइड पे श्रिंक हुआ तो भी फ़ायदा नहीं, तो और कोई ऑप्शन था नहीं, तो करो। तो एग्रेसिव कीमो चल के, मतलब मेरे यहाँ पे एक पंप, कमर में पंप बेल्ट लगाया, 24/7 कीमो था वो।
इन्फ्यूज़न पंप हाँ इन्फ्यूजन जी, वो सब मतलब आईवी वगैरह जो वो सब प्रोसेस स्टार्ट करके दे स्टार्टेड कीमो। तो धीरे धीरे सेम बैटर लाइक जो कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह मैंने सब झेले। तो आप थोड़ा सा उन साइड इफ़ेक्ट को एलेबोरेट करेंगे, किस टाइप के साइड इफ़ेक्ट आपने कीमोथेरेपी से फेस किए थे? तो कीमो में होता था ऐसा कि वो कभी कभी बहुत ठंड लगने लगती थी, कभी पसीना छूटता था, कभी उल्टियाँ मतलब और ये हर 3 वीक पे आपको लग रहा था, हाँ 3 वीकली? हाँ और 1 वीक वो लोग गैप देते थे। उस टाइम आपका हेयर लॉस हुआ था? हाँ। क्योंकि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है नहीं कि नहीं कीमो से हेयर लॉस हुआ था? होने लगा था। मैंने मेरे वाइफ को बोला मैं उड़ा दे हाँ बात हेयर लॉस हुआ, मेरे आईब्रोज वाइब्रोज सब चले गए थे बिल्कुल। हाँ। और मुझे याद है मतलब मैंने ऐसे एक फ़ोटो भी निकाल के ऐसे फेसबुक पे डालता कि मैं शाकाल बैठा करके आप मुझे शेयर करिएगा, मैं इस पॉडकास्ट में दिखाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हेयर लॉस भी हो गया था सब एंड तो मैं उस टाइम पे रेखा जी मतलब काफ़ी मैंने इमोशनल चेंजेस झेले थे एंड आई वाज रेडी टू फाइट इट। तो वो सब आई लेट यू नो अबाउट इट बट कीमो 1 महीना चला, आई वाज फीलिंग अ लिटिल बेटर। मतलब पहले व्हील चेयर पे था, फिर थोड़ा उठ के चलने लगा, फिर तो 1 महीने का 2 महीना 3 महीने से जो उसने 1 महीना मुझे टाइम दिया था वो तो क्रॉस किया मैंने। यस, तो मुझे और हिम्मत आने लगी कि यार मतलब ट्रीटमेंट से डॉक्टर्स रेस्पॉन्स आ रहा है। भी सोचने लगे हाँ मतलब काम कर रहा है कीमो। तो चला कीमो वो ट्रीटमेंट वो उनका कंप्लीट होने के बाद आई वाज लाइक ओके आई कुड वॉक। हम वहाँ पे एक एक्सटेंड लॉज में टाइप में रहते थे, तो मैं वो लॉज के चक्कर मारता था, ठीक चल रहा था। फिर उन्होंने वापस कीमो का ट्रीटमेंट होने के बाद मुझे वापस स्कैन किया, उनको लगा फिर भी थोड़ा सा है, तो बोले एक काम करते हैं अभी वी कैन रिमूव योर वोकल कॉर्ड, क्योंकि ट्यूमर बहुत कम हो गया, बहुत मतलब थोड़ा सा कैंसर दिख रहा है हमको फिर भी। लेकिन अगर तू वो हम निकाल देंगे तो तू बात नहीं कर पाएगा कभी भी, बिकॉज हम वो स्टोमा लगाएंगे यहाँ पे, या तो फिर हम रेडिएशन और कीमो दोनों साथ में करेंगे। पर वो किया तो फिर बाद में स्टोमा करना मुश्किल है, बिकॉज तेरा गला एकदम इट विल बी फाइब्रोज्ड हो जाता है। पोस्ट रेडिएशन सर्जरी इज वेरी हाँ। तो कॉम्प्लिकेटेड। वो बोले फिर वो बोले कि रेडिएशन अगर किया रेडिएशन कीमो बाद में तो फिर सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो सोच लो। तो बाय द टाइम आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं अभी इतना मैंने आ गया हूँ यहाँ तक तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे बात तो करनी है ना, बीवी से झगड़े कौन करेगा। बात करनी है। बात तो करनी है। तो हमने डिसाइड किया कि वी विल डू कीमो रेडिएशन टुगेदर। फिर कीमो रेडिएशन चालू हुआ साथ में। तो उसके लिए अभी पहले बोले दांत निकालने पड़ेंगे, मोलस, क्योंकि रेडिएशन के लाइन में दे डिडंट वांट द मोलस टू कम, तो मोलस निकाले। प्रॉब्लम मेरा गुटखा वगैरह खाने से मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, तो वो स्पेशल डॉक्टर को जाना पड़ा। वो सब ओके, तकलीफ तो आपको जी। डिक्रीज माउथ ओपनिंग पहले से अभी था? भी 2 ही उंगली जाती है मेरी, ज़्यादा नहीं जाती है। तो ओके, हाँ वो भी अभी तो थोड़ा और खुलने लगा, पहले तो मतलब और भी कम था। देन दे गिव मी अ डिवाइडर ओपनर। माउथ। हाँ बट आई एम सरप्राइज मेहुल जी, कम से कम मतलब आपको ये सारी चीज़ें बताई गई। आज की डेट में ट्रिसमस हो जाएगा, माउथ ओपनिंग से एक्सरसाइज करनी है, डेंटल इवेल्यूएशन कराने, कोई गाइड नहीं करता। और बिकॉज ऑफ दीज थिंग पेशेंट सफ़र ए लॉट बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी हुई हैं एक तरह से अगर देखा जाए। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप साइड इफ़ेक्ट होंगे वो तो इनएविटेबल हैं, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन उनको कैसे कोप अप करना है अगर आप डे 1 से उस पर ध्यान देंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मच बेटर हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कभी भी नॉर्मल हो जाएगी। देखो प्री डायग्नोसिस एंड पोस्ट डायग्नोसिस तो डिफरेंस रहेगा ही, लेकिन सारा गेम आता है एक्सेप्टेंस का। अब जैसे कि आपने बोला आपको ये सारी चीज़ें बताई गई, आपने किया, नाउ यू आर मच बेटर। या एंड बेसिकली वहाँ पे उन्होंने जब फर्स्ट टाइम हम मिलने गए थे वो डॉक्टर से, वो स्कैन का रिपोर्ट जब हमसे डिस्कस, तो पूरा टीम था वहाँ पे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ये नर्स, ये थेरेपिस्ट, ये स्पीच थेरेपिस्ट, सब लोग एक साथ थे। तो ऑल सब तो मतलब वो स्पीच थेरेपिस्ट ने बाद में मुझे स्पीच करने का हेल्प किया, किस थेरेपी कैसे करना है, ऐसे सब एक एक वो सब मतलब ऑर्गेनाइज था काफ़ी। यस तो आपकी अभी तक की जर्नी से हमें कुछ मैसेज ये मिले कि जब भी कैंसर डायग्नोसिस हो हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में जाएं, राइट? आधे लोग कभी एक्चुअली ना मोस्टली लोग यही करते हैं, एक तो डिले डायग्नोसिस यानी कि बहुत एडवांस, दूसरा वो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में नहीं जाते, राइट? आधा ट्रीटमेंट कहीं हो रहा है, आधा कहीं हो रहा है, इन बिटवीन डिले हो रहा है।
तीसरा क्या होता है कि जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है ना उसको मिस कर देते हैं। वो बहुत अब important है। वो बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैंसर फ्री होने के बाद डिपेंड ही इसी बात पे करती है। अब मुझे लगता है कि आपसे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि बिल्कुल। जो 10 ईयर सर्वाइवर खुद से बता रहा है कि देखो मैंने ये किया, नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। नहीं, मुझे अगर वो उन्होंने मुझे स्पीच थेरेपिस्ट जो थी, उन्होंने एक वोकल कॉर्ड ही चल रहा है, तो वो एक वोकल कॉर्ड से मैं कैसे बात करूं? यस। आप सोचो, इमेजिन करो, मतलब आपसे दो वोकल कॉर्ड है, एक मेरा पैरालाइज्ड है, एक से ही मतलब ये दो है, एक ही चल रहा है और इससे मैं बात कर रहा हूँ, और मेरे बात से कल लगेगा नहीं किसी को कि मेरा एक ही वोकल। Yes. इतना उन्होंने मुझे सिखाया, ट्रेन किया। अपने आप से मैं कर पाता, बट इतना जल्दी नहीं कर पाता या इतने ठीक से नहीं कर पाता। तो वो डेफिनेटली, और वो उनको ट्रेन किया उस काम के लिए, तो वो एक्सपर्ट होता है। और बिल्कुल क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ, मुझे ना बहुत बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट को लेके तो बहुत ही कमेंट आते हैं, तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं लैगिंग हमारी तरफ से है, क्योंकि आप रिहेबिलिटेशन पे ध्यान नहीं देते हो, जो बताया जाता है लोग सीरियसली नहीं सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये अगला क्वेश्चन यही है मेरा कि जैसे कि आपको रेडिएशन बताया गया, तो आपका रेडिएशन कितने दिन चला और रेडिएशन के टाइम पे आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? हम एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं, बट अराउंड 6 मंथ्स का पूरा वो पूरा कीमो रेडिएशन पूरा साथ में आपका चला। रहा हाँ, होगा। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर पाएंगे कि रेडिएशन के टाइम पे आपने क्या क्या साइड इफेक्ट फेस किए हैं? सो रेडिएशन के टाइम पे ये मेरा पूरा जो गले पे जिस पे रेडिएशन था, ये पूरा जल गया था। हाँ, ब्लैक हो गया था पूरा ना? ब्लैक करो, पिंक जो जला हुआ स्किन हाँ, कैसे दिखता हाँ, है, हाँ। तो चमड़ी ऐसे निकल रही थी। पील होती थी, पानी निकलता था, मतलब नॉर्मल जला हुआ स्किन कैसे होता था वैसे। और फिर मेरा टंग में स्वेलिंग आता था, यस। अल्सर टाइप होता था, खाना पीना मुश्किल होता, मतलब खाना पीना तो था ही नहीं, बट इवन पानी वगैरह कुछ मुश्किल हो गया था। और फिर बाद में मुझे रेडिएशन से बेसिकली जो वो जलन और फिर वो मतलब छाले, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपने फेस किए, और बहुत बार आपको ये भी थॉट आया होगा कि ट्रीटमेंट गिव अप कर दो, ऐसा हुआ क्या नहीं। कभी? कभी नहीं। तो इसका मतलब विल पावर का बहुत रोल होता मैं है। आपको बताऊंगा कि ऐसे मुझे क्यों लगा, लेकिन फिलहाल मैं वो फिर बाद में मेरा वो रेडिएशन और कीमो उन्होंने 6 महीना चला, फिर स्कैन के तब तक मैं मुझे है ना, मुझे लगता है अपना दिमाग ही अपना बेस्ट डॉक्टर होता है। जब अपनी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है तो पहले दिमाग बोलता है कुछ तो गड़बड़ है ना। यस। तो मेरा दिमाग ऐसे बोलता था कि ये नहीं यार, मतलब तू ठीक हो रहा है, और मैं बहुत पॉजिटिव, कैंसर ने मुझे पूरा बदल दिया है। तो फिर वो बाद में उन्होंने वापस स्कैन किया आफ्टर दैट, एंड दे सेड कैंसर दिख नहीं रहा है, बट वी विल हैव टू कीप अ वॉच, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस स्टेज था। फिर नॉर्मल ट्रैकोस्टोमी ट्यूब उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद 1 साल तक रखा, क्योंकि उनको लग रहा था अगर रिलैप्स हो गया तो फिर वो ट्यूब डालना मुश्किल, तो इट वाज स्टिल देयर। तो मैं बात तो कर ही नहीं पा रहा था, बट फिर 1 साल एज द टाइम वेंट बाय, उन्होंने देखा सब ठीक है, नहीं रिलैप्स नहीं हो रहा है। 1 साल के बाद मैं ट्यूब निकाल दिया, फिर स्टार्टेड कमिंग बैक टू लाइफ, मतलब फिर थेरेपी चालू हो आपका गई ट्रेकियोस्मी ट्यूब कब आउट हुआ? ट्रीटमेंट के 1 साल के बाद। ट्रीटमेंट के 1 साल के बाद। ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं मुझसे ना, जैसे बहुत बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनका ट्रेकियोस्मी होता है, तो वो अक्सर जैसे रेडिएशन पूरा होगा या रेडिएशन के दौरान ये कब निकलेगा इशारों में पूछते थे। हम बोलते बाबा रुक जाओ, हाँ, रिलैक्स, मतलब थोड़ा रिलैप्स हो गया आराम तो से। मतलब वापस वो Yes. कौन, मतलब दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। पेग ट्यूब भी था पेट में, क्योंकि खाना नहीं, ओरली नहीं ले रहा था, तो मैं लिक्विड डाइट, तो पेग ट्यूब था, वो भी 1 साल तक था। कभी राइस ट्यूब नहीं पड़ा, नाक से ट्यूब नहीं पड़ा? नाक से स्टार्टिंग में खरा था, स्टार्टिंग में था। फिर जब एक बार पेट में, मतलब आपकी जर्नी क्लियर कट मैसेज दे रही है लोगों को कि देखो राइस ट्यूब कितना, न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। मैं आपको फोटो भेजूंगा सब, मेरे पास वो Yes. हर एक चीज़ के फोटोज है। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, और विल पावर बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा कैंसर और फैमिली सपोर्ट। एब्सोल्युटली। और कैंसर इज फॉट मोर इन द माइंड दैन द बॉडी, ऐसे मुझे लगता है कि अगर आप ठान लो कि आपको लड़ना है, तो आप कहीं कुछ तो लड़ ही लोगे आप। यस। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन पे हम ये आते हैं कि जैसे कि आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, राइट, एंड अभी तो खैर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए, लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हुआ था उसके कितने टाइम तक आपको बहुत मतलब एग्रेसिव टाइप के साइड इफ़ेक्ट रहे थे, जो आपको बहुत चैलेंजिंग था फेस करना, या बहुत इरिटेट होते थे जिनसे आप? साल भर तो चला, साल भर चला। अभी भी है। तो अभी आप क्या क्या साइड इफ़ेक्ट अभी भी फेस कर रहे हैं? जी, मुझे जब ट्रीटमेंट के टाइम टिनाइटिस चालू हुआ था, ओह ओके। रिंगिंग इन द ईयर्स, जो कान में जो आवाज़, कीड़ों का आवाज़ आ रहा है, 24 घंटा चालू रहता है, अभी भी है।
तो उससे मुझे नींद कभी कभी आती नहीं है, कभी कभी ज़्यादा लोग बात करते तो सुनाई नहीं देता, अच्छा। और कभी कभी ज़्यादा जैसे कहीं जाओ होटल में तो वो आवाज़ से मेरा टिनेटस बहुत बढ़ जाता है, कुछ कर ही नहीं सकते आप, वो बहुत है। और उसका कोई इलाज अभी तक मुझे नहीं लगता आया है, वो है। फिर बाद में मुझे थायराइड हो गया है, तो थायराइड की गोलियां मैं खाता हूँ, वो लाइफ टाइम है। बाद में मेरा एक प्रॉब्लम है, यह हुआ है कि मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि कुछ ब्रेन का कनेक्शन, कुछ तो वो कीमो की वजह से, कुछ आई डोंट नो व्हाट, बट ऐसे लगता है कि मैं दौड़ने लगूँ तो मेरा अगला पैर आगे आगे नहीं निकल, बैलेंस। तो वो मुझे वो ओके। एक फियर होता है, तो मैं दौड़ नहीं पाता हूँ। ओके। और बाकी दांत, अगर मैं खाने पीने से रिलेटेड पूछूं तो जैसे कि टेस्ट आया नहीं आया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, जीरोस्टमिया कितना है, हाँ मैं उस तरफ ही आ रहा था। तो वो क्योंकि वो लोगों को बड़ा चैलेंजिंग है अभी भी। तो एक तो दांत मेरे से अब डुप्लीकेट है, क्योंकि मैंने दांत फिर बाद में बचे हुए दांत भी मुझे निकालने पड़े, और मैं 6 इम्प्लांट ऊपर है, 6 इम्प्लांट नीचे है, ये सब मेरे डुप्लीकेट दांत है। तो उसका प्रॉब्लम होता है, बीच में लूज़ हो जाते हैं, ये होता है वो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। उसके बाद में एक ये जनरल अभी नया एक प्रॉब्लम चालू हुआ है लेटली 2-3 साल से, कि रेडिएशन की वजह से मेरा जो एसोफेगस है वो पोरस हो गया थोड़ा, और वो कोलैप्स हो जाता है। तो कोलैप्स होने से मैं गोली भी नहीं निकल पाता हूँ, अटक जाती है। तो पहले बार जब ऐसे हुआ तो मुझे लगा अरे बाप रे वापस आ गए क्या। अभी वो एक तो स्कैन रेट हमेशा, जब अभी मैं एनुअली जाता हूँ चेकअप को, क्योंकि 10 साल हो गए। अभी भी ऐसे डर लगता है कि जब स्कैन करते हैं मुझे तो लगता है अरे भगवान ना कुछ निकले, तो मतलब वो तो डर हमेशा रहेगा मेरे साथ। या तो रिकरेंस और रिलैप्स का फियर तो एक रहता ऐसा ही, इनएविटेबल है, हाँ, बहुत या तो चैलेंजिंग। कुछ ऐसे समझो थोड़ा खून निकल गया है कफ में, तो ऐसा लगता है अरे ये क्या, तो वो डर हमेशा रहता है। और फिर बाद में वो एसोफेगस मेरा कम होने से वो क्या करना पड़ता है, अभी वो डायलेशन करना पड़ता है, बलून डायलेशन। तो बलून डायलेशन में जैसे आपको पता है वो ट्यूब डालते हैं और वो एसोफेगस को ओपन करते बलून से, बड़ा पेनफुल है, बट वो अगर ऑपरेशन सेटिंग में करते हैं, लेकिन वो कॉस्टली भी है। और वो मतलब जब तक मैं पता नहीं जिंदा हूँ तब तक आई थिंक आई हैव टू स्टे विद इट। एक्चुअली ये जो आप बता रहे हैं ना, ये कॉम्प्लिकेशन, ये है इसोफेजियल स्ट्रिक्चर, और ये स्पेशली उन केसेस में आता है जिनको हम लैरिंग्स के लिए टारगेट करते हैं। अच्छा। ये लैरिंग्स हमारा वोकल हाँ, कॉर्ड जो होता है हाँ, ना, जस्ट उसके नीचे हमारा ना हाँ। नियर स्ट्रक्चर इसोफेगस होता है। करेक्ट करेक्ट। तो जब उसको रेडिएशन जाता है तो नियर बाई इसोफेगस को चलाता है, उसकी वजह से ना लेट कॉम्प्लिकेशन में स्ट्रिक्चर यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, तो उसके लिए डायलिटेशन एक प्रोसीजर होता है जो आप बता रहे हैं, बलून Correct, correct. डायलिटेशन हाँ, होता तो है। वही तो इन बिटवीन वो आपको जाके वो कराना होता है ताकि वो इसोफेगस डायलेट हो जाए। यस, ये एक लेट कॉम्प्लिकेशन है, और स्पेशली वो लैरिंग्स वाले केसेस में लोग फेस करते हैं। और वो लाइफ टाइम आई थिंक, पता नहीं वो अभी ठीक होगा नहीं होगा, बट दैट इज कुछ मतलब वो है कि हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं कि जिनको आपको इन बिटवीन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। या तो अभी तक तो ये है, आगे क्या होगा पता नहीं, बट अभी तक आपका बहुत अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये ना, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट, ये एज ए कैंसर पेशेंट एक क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कि एक ये वाली लाइफ जिसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको फेस करना पड़ रहा है, और जो एक बिल्कुल होपलेस वाली लाइफ थी जिसमें ये लोगों को लगता है कि यार क्या फ़ायदा इस ट्रीटमेंट को लेने का अगर ऐसे ऐसे लाइफ मिल रही है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्योंकि अक्सर मुझे लोग ये बोलते हैं कि क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का। आपको क्या लगता है, कोई फ़ायदा नहीं है इस लाइफ का जो आपको ये 10 साल एक्स्ट्रा मिले, जब डॉक्टर ने आपको सिर्फ 1 मंथ दिया था? अरे मैं जिंदा हूँ इसलिए तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं कितने मज़े कर रहा हूँ अभी। है ना? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई लाइफ तो हमेशा ही वर्थ होती है, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। आपके ऊपर आप आपकी लाइफ कैसे देखो। अगर आप नीचे देखोगे तो आप वही सोचोगे ना, आप ऊपर देखो, मतलब सबको प्रॉब्लम होते हैं, है ना। अभी मैनेज करना चाहिए हमें अपना प्रॉब्लम। पता है मेहुल जी, आपको बुलाने का, और आप थैंक यू सो मच कि आप यूएस से आए सिर्फ और सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए, ये बहुत ही अमेजिंग है। एंड आपके साथ पॉडकास्ट करने का पर्पस पता है यही है, लोगों को बताना कि चैलेंजेस आते हैं, एंड नो डाउट जो सर्वाइवर्स हैं उनको बहुत फेस करना पड़ता है, लेकिन उसका एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट भी है जो हमें देखना चाहिए, जो लोग मिस करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना, जो एज ए ऑन्कोलॉजी जो मैं 10-15 साल से देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि जब पेशेंट ना ठीक होने के बाद, क्योर होने के बाद, वो कैंसर डायग्नोसिस से पहले वाला पार्ट ही सोचते रहते हैं।
मतलब वो जो एक नई लाइफ मिली है उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच पाते, तो उन्हें और जो चैलेंजेस आते हैं या फिर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसको लेके बहुत दुखी रहते हैं, तो दे आर लाइक यार क्या फ़ायदा इस लाइफ का, क्योंकि अक्सर में ये क्वेश्चंस मुझे मेरे वीडियोस में मिलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा रेडिएशन लेने का, कि क्या फ़ायदा ट्रीटमेंट लेने का, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इट्स वेरी मतलब लाइक कैसे उन्हें समझाया जाए, तो मुझे लगता है कि आपके जैसे पर्सन से ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता समझाने के तो लिए उनको। मेरा ऐसा हो गया अभी, आई थिंक आपने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे, मैंने ये क्यों फाइट, जब मुझे बोला कि 1 महीना, तब मैंने क्या सोचा जब मुझे बोला कि आप 1 महीना ही जी सकते हो। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जब डायग्नोज हुआ कैंसर कि अभी कैंसर हुआ, तब मुझे शॉक बैठा कि मुझे कैंसर कैसे हुआ। यस मेरा दोस्त तो मुझसे ज़्यादा सिगरेट पीता था, यस, उसको नहीं हुआ, मुझे कैसे हुआ, वाई मी। वाई मी, यस। कॉमन क्वेश्चन। रोया 1 हफ्ता बहुत। अच्छा। आ, बोला, तो एकदम बोलती बंद हो गई थी, ट्यूब गले में, मेरी वाइफ नहीं साथ में, और ये सब हो गया। तो और बात भी नहीं कर पा रहा हूँ किसी की, मैं एक्सप्रेस करूँ मेरा एंगर, फ्रस्ट्रेशन। एक उस टाइम पे, अराउंड दैट टाइम, मेरे 2 कॉलेज के दोस्त, बचपन के दोस्त, दे पास्ट अवे। एक और वो दोनों हेल्थ फ्रीक थे, मतलब जिम में जाना, ये मेरे से कोई गंदी आदतें नहीं थी उनको। और वो एक का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल पे, और एक ने सुसाइड कर लिया, कुछ प्रॉब्लम जॉब के, फैमिली के। और तब मुझे लगा कि यार मेरे पास 1 महीना तो है टाइम, इन दोनों के पास तो टाइम ही नहीं था कि मेरे पास 1 महीना तो है कि मैं जिधर गलती की वहाँ पे सॉरी बोलूँ, या ना, मैं 1 महीना काफ़ी होता है मेरे लिए, ऐसा उस टाइम पे मुझे लगने लगा। तो आई बिकेम अ लिटिल पॉजिटिव कि उनसे तो मैं, 2 लोगों से तो मैं बेटर हूँ। मेहुल जी, बराबर। ये आपका जो पॉजिटिव रहने का जो वो था, कमाल है। हाँ, तो मैं थोड़ा ऐसी इस तरफ से मेरी सोच थोड़ी बदलने लगी कैंसर के बाद। फिर बाद में मुझे लगा कि मैं मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा 5-6 साल का रहेगा तब, उसको फिर मैंने सोचा कि यार उसकी क्या गलती है, मेरी वाइफ की क्या गलती है। दोनों मुझे हमेशा बोलते, मेरे पेरेंट्स, मत सिगरेट पी, मत कर मत कर मत कर, कभी नहीं सुना। उनकी क्या गलती है, क्यों मेरी सज़ा उनको क्यों। और फिर कैंसर ट्रीटमेंट आपको तो पता है कितना महंगा है। यस। तो मेरे किसी ने लोन ली, किसी ने कुछ बेच दिया, किसी ने क्या किया, सिर्फ मेरे एडिक्शन और मेरे ये सब वजह से। मतलब इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग इट। तब रियलाइज, और लाइफ को रिवर्स गियर नहीं आउट होता ऑफ है। इंडिया ट्रीटमेंट वैसे भी बहुत कॉस्टली है। हाँ, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली। और लाइफ को ना रिवर्स गियर नहीं होता, ये लोगों को समझ में नहीं आता। एक बार आप 5 के दिन के आगे चले गए, यू कैन नॉट कम बैक। एक गलती की तो वो रिपेयर नहीं होती, करो तो भी थोड़ा डेंट तो रह ही जाता। यस। तो वो सब तभी रियलाइज़ हुआ। और फिर बाद में जब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मेरे पास, मैंने नुकसान तो कर दिया है सबका बहुत, मुझे जितना हो सके उतना भर के देना चाहिए। मैंने उनके लिए, मैंने मेरे लिए जिया, सब मैंने मेरे लिए किया ना, अब उनके लिए करना चाहिए। तब मैंने मेरा मन बना लिया कि मैं नहीं मरूँगा, कुछ भी हो जाए। ये डॉक्टर बोलता है ना 1 महीना, अमेरिका का डॉक्टर हूँ, मैं नहीं मरूँगा। तभी वो बोल नहीं पा रहा था, बट मैंने मन में, मैं कुछ भी करूँगा। इसलिए वो जब भी मुझे तकलीफ़ होती थी, रेडिएशन, कीमो, मेरे को बस मुझे जीना है, मेरे को वापस मेरे बच्चे के साथ टाइम बिताना, मेरे फैमिली के टाइम बिताना। मैं तो बोलता था, मतलब मन में वो जब रेडिएशन के अंदर वो मशीन में जाता था, तब मैं वो रेस को बोलता था कि यार, मतलब मन में ऐसे सोचता था कि आओ और एग्रेसिवली आओ, मेरा कैंसर मार दो, मैं जेल लूँगा। सो दैट गिव मी एन इंस्पिरेशन कि मतलब नहीं, मुझे जीना है, और मुझे मेरे फैमिली के साथ मैंने जो गलतियाँ की है मैंने सब फिक्स करना है, मैं ऐसे नहीं मरूँगा। ओके, सो अभी एज ए सर्वाइवर आपने अपनी लाइफ में क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं फॉर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ? तो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद जब आई स्टार्ट कमिंग बैक सब, तो मैंने फर्स्ट थिंग, तो मैंने उस टाइम पे मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैंने खुद पे रिसर्च किया, खुद मेरे टाइप के कैंसर्स कैसे। अभी तो मतलब आप है,
आप जैसे लोग हैं काफ़ी ग्रुप्स हैं, उस टाइम पे तो कुछ था नहीं कि किसी को पूछे क्या करें। तो मैंने खुद पे मतलब वो डॉक्टर्स भी वहाँ पे अच्छे थे उस टाइम पे, दे यूज्ड टू आंसर योर क्वेश्चंस, यू नो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो पूछते हैं, खुद ही पूछते हैं और कुछ सवाल हो तो बताओ। तो रिसर्च किया कि मेरे जैसे कैंसर सर्वाइवर्स कौन है, उन्होंने क्या किया, फिर वो सब मैं थोड़ा थोड़ा अपने साथ ट्राई करने लगा। लाइक मैंने देखा कि जो फ्रूट्स होते हैं, बेरीज वगैरह होते हैं, दे आर गुड कैंसर फाइटिंग फ्रूट्स, हेल्दी होता है, ये होता है। तो मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करने लगा, ओके। खुद ही, ऑफकोर्स डॉक्टर्स को बता के, बट ऐसे मतलब ये फ्रूट्स वगैरह खाने में तो कोई मतलब बट मैं चाहती हूँ कि आप ना ये जो है आप थोड़ा और डिटेल में शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं मेरे सर्वाइवर्स को थोड़ा सा ये मैसेज जाए हाँ तो कि आपका इस टाइम करंट हेल्दी डाइट रूटीन और आपका पूरा होल डे रूटीन कैसा रहता है। तो पहले तो मुझे फ्रूट्स खाने को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अच्छे नहीं लगते थे। हाँ, क्योंकि मैंने कभी कोई अच्छी चीज़ पेट में डाली नहीं, सब गंदी चीज़ है। तो वो बचपन से ही वो फ्रूट्स मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मुझे अभी खाने थे फ्रूट्स। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग वीकेंड पे हफ्ते का भर का जो घर का सामान था, मैं फ्रूट्स लेके आता हूँ जो भी अवेलेबल, मोस्टली स्ट्रॉबेरी जो भी बेरीज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज आर गुड कैंसर फाइटिंग फ्रूट्स। देन एक केला, एप्पल और ऐसे सब जो फ्रूट्स अवेलेबल है वो लेता हूँ, मिक्सर में डालता हूँ, उसका स्मूदी बनाता हूँ, ऐसे 5-6 जार बना के रखता हूँ छोटे छोटे फ्रीज़र में, रोज़ एक निकाल के टेबल पे रखता हूँ, काम करते करते उसको लेता हूँ। फिर आई ईट अ लॉट ऑफ सैलड्स, ग्रीन सैलड्स वगैरह, क्योंकि हेल्दी खाना है तो वो लेता हूँ। प्रोटीन शेक रोज़ पीता हूँ। और तो मेरी जो डाइटिशियन, वहाँ पे डाइटिशियन भी थी एक, जो वो बहुत ही अच्छी थी, तो वो बोलती थी, मतलब अभी भी कुछ आई कैन ऑलवेज रीच आउट, मतलब वो एकदम एक पोर्टल होता है उनका कि यू कैन ईमेल देम और यू कैन कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बोलती थी कि देख, मुझे मालूम है तुझे जंक फूड अच्छा लगता है, बट अभी मतलब ये सब आफ्टर 5 years ऑफ माई ट्रीटमेंट, तो तू 5 दिन ना हेल्दी खाने का, 2 दिन थोड़ा इधर उधर किया तो चले, बट 5 दिन ना स्ट्रिक्ट। तो ये मैं डाइट फॉलो करता हूँ कि मैं वो स्मूदी, सैलड, घर का खाना, प्रॉपर रोटी सब्जी। काफ़ी लोग बोलते हैं शक्कर मत खाओ, ये मेरे को कोई डॉक्टर ने ऐसे बोला नहीं। लिमिट के बाहर नहीं करना, जो भी है लिमिट में, दूध मत पी, ये मत। मैंने सब आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कैंसर डाइटिशियन में भी ऐसे मैंने कभी सुना ही नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं होता है, कैंसर एक्सपर्ट क्या क्या बन जाते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला यार तू कैंसर एक्सपर्ट है, मैं कैंसर एक्सपर्ट नहीं है। मैं नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन ना कुछ मिथ हैं जो बहुत ज़्यादा हैं कि कैंसर पेशेंट को शुगर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कैंसर ठीक हो जाएगा, दूध नहीं लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ देने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देने चाहिए। मुझे नहीं पता वो मिथ कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेरा एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट मानना है, कैंसर पेशेंट को एक नॉर्मल पेशेंट से डबल रिक्वायरमेंट होती है, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन। बस फोकस होना चाहिए कि आपकी प्लेट में क्या है, कितना हेल्दी है, जैसा कि आपने बताया। और मतलब आप तो डॉक्टर, आप ज़्यादा जानते हो मुझसे, बट मेरे डॉक्टर्स ने भी जो ऐसे कभी बोला नहीं था कि ये मत खा और वो मत खा। नॉर्मल शक्कर दूध तो मैंने कभी बंद नहीं किया है, नॉर्मल था। आप तो हंसोगे, खैर आपका तो ट्रीटमेंट यूएस में हुआ है, लेकिन ना इंडिया में पता है कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद कैंसर पेशेंट्स को 21 डेज पे बिल्कुल कैलोरी डेफिसिट डाइट देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं उनका, पता नहीं कौन कौन से हर्बल्स पे रख देते हैं, जौंक वोंक लगाते हैं, माय गॉड पता नहीं क्या, मतलब उनको खाना पीना ही नहीं देना है। मेरे पास तो कितने पेशेंट आते हैं जो उधर से इस टाइप की ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं, और मैं सरप्राइज होती हूँ कि भाई कौन सी थेरेपी है ये। कैंसर पेशेंट को तो वैसे उनकी भूख मर जाती है, वेट लॉस होता है, कैचेक्सिक हो जाते हैं, चाहिए उल्टा, हाँ। ज़्यादा चाहिए होता है, और ये लोग बिल्कुल ही छोड़वा देते हैं। मेरे ट्रीटमेंट के टाइम में मेरा फीडिंग ट्यूब था, तो वो प्रोटीन शेक के वो 4-5 बॉटल में डालता था, क्योंकि अभी उसमें भी शुगर वगैरह तो होता ही है। बिल्कुल। तो उससे मेरा काम चलता था। मैं तो और मैंने जो बंद किया जंक फूड, जिसमें केमिकल्स हो, जो हेल्दी ना हो, जिसमें भी जो भी एवरीवन इज एजुकेटेड, सबको उस पर लिखा होता है, पता होता है क्या है क्या नहीं। तो वो मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया, जिम में जाना चालू किया। ये इसी पॉइंट पे मैं आने वाली थी। तो आज भी मैं 5 माइल रोज चलता हूँ, आज भी 5 माइल से, मतलब 7-8 किलोमीटर रहेगा डेली कम से। मुझे अच्छा लगता है, आदत पड़ गई है, नहीं चला तो
यहाँ पे इतनी तकलीफ हो रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ट्रैफिक इतना परेशान करता है, बट मतलब मेहुल जी, ये स्टडीज़ आ गई हैं, कैंसर सर्वाइवर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनका कैंसर रिकरेंस और रिलैप्स में प्रिवेंशन होता है। बिल्कुल। और आप सोचो ना कितना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट काम करता है, जो कि लोग बिल्कुल भी नहीं करते नहीं हैं और नहीं, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते मुझे हैं। तो जिम जिम जाता हूँ, योगा करता हूँ, योगा करता हूँ। और यहाँ पे इंडिया में मेरी योगा टीचर है अनु आनंद, जो आपको पता होगा कि वो बस हम योगा करते हैं। और वो तो योगा का एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करता था कि इससे ठीक हो सकता है कोई भी बीमारी। तो वो अभी वो मेरे कैंसर ग्रुप में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है पेशेंट्स को। तो वो बोली कि तू एक बार ना 1 महीना ट्राई कर। हाँ मैं जो बोलती हूँ, मुझे नींद नहीं उठी, नेटर से नींद नहीं आती, मैं नींद की गोली खाता था। हाँ थोड़ी चैलेंज है, तो एक महीना से मैं बोलती हूँ ऐसा, तू ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर और योगा कर, और फिर बाद में चाहे तो मत कर। फिर तो मेरे को 1 महीने में मुझे फ़र्क दिखने लगा। नींद की गोली उसके बाद खाई नहीं है मैंने। यस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह मैं करता हूँ, योगा करता हूँ, जिम जाता हूँ, वॉक तो करता ही करता हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा वॉक, और हेल्दी खाता हूँ। तो ये अभी आदत हो गई मेरे बॉडी को कि वो नहीं करा तो मुझे ऐसा लगता है मिस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आया तो वो योगा वोगा नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि करूँ, बट ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। बट दैट इज़ अ मस्ट, एक्सरसाइज, गुड फूड इज़ अ मस्ट टू प्रिवेंट कैंसर कमिंग बैक। मतलब आपका इम्यून सिस्टम जितना अच्छा है उतना आपका Yes. कैंसर आने का चांस तो मतलब 10 इयर्स कैंसर सर्वाइवर का आपका जो गुरु मंत्रा है, अगर आप लोगों को देना चाहेंगे सर्वाइवर्स को, तो वो है फर्स्ट हेल्दी ईटिंग, या राइट, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फुल ऑफ प्लेट, एंड ये आपका एक्सरसाइज मैंडेटरी, Yeah. एक्सरसाइज, योगा, जो भी movement, एनीथिंग हाँ, है yeah, ना, yeah. एनीथिंग। एंड ड्रिंक्स में एनी ड्रिंक सजेशन फ्रॉम योर साइड, लाइक कोकोनट वाटर या ग्रीन टी, एनीथिंग? अभी ऐसे मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई डाइटिशियन, लेकिन मेरा अभी बचपन से ना, मैं जब खांसी वासी होती थी मेरे पिताजी हल्दी का दूध मेरे को देते थे यस। हमेशा। हाँ। तो वो एक बार खांसा तो हल्दी का दूध तो वो मुझे आदत हो गई है। तो मैं रात को सोने से पहले रोज़ हाँ 1 कप गर्म हल्दी का दूध पीता हूँ, थोड़ा उसमें पेपर और हल्दी मिलाता हूँ। मिलाकर। पेपर में इसलिए मिलाता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे सुना पढ़ा कहीं कि वो एब्जॉर्ब करने को उसके अंदर कर्क्यूमिन होता है हल्दी हाँ, के हाँ, अंदर, हाँ। तो वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी हाँ, होता है। हाँ, तो जब आप ब्लैक पेपर उसमें ऐड करते हो ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन 200 टाइम्स हो जाता है। करेक्ट करेक्ट, ये मैंने पढ़ा तो था। मतलब कुल मिला के एक तरह से देखा जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक कैंसर रिकरेंस एंड रिलैप्स को रोकने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ आपके थ्रू हम एक ये भी मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि ऐसा नहीं है कि कैंसर डायग्नोसिस हो गई है तो आपका जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसे रोककर, उसे छोड़कर आप इन चीज़ों पे स्विच कर जाओ, क्योंकि लोग एक्चुअली ये कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत बात। मैंने ये सब जो मैं करता हूँ मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को पता है। और ये ट्रीटमेंट आपने जो लिया है पूरा, उसके बाद आप कर रहे हैं उसके एज ए सर्वाइवर। एग्जैक्टली लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें करो और ये हो जाएगा, क्योंकि अभी बीच में आपने देखा होगा उनकी मेहुल जी, आपने देखा ही होगा उनकी सिद्धू जी की रील बड़ी हाँ। वायरल हुई थी। क्या आदमी है सीरियसली। नहीं एक्चुअली मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपनी वाइफ को कीमोथेरेपी, सर्जरी, सब कुछ कराया है, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब चीज़ें अच्छा, की। वो ठीक है, वो हम भी बोलते हैं जब हमारे पेशेंट आते हैं कैंसर फ्री हैं, सर्वाइवर है, फॉलोअप है, तो उसमें कराना चाहिए। लोगों ने क्या किया, आगे का पार्ट क्रॉप करके ये लास्ट वाला पार्ट वायरल कर दिया। मैंने भी वही देखा था, इसलिए मुझे लगा ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। और पता है उसमें सो कॉल्ड ऑन्को डाइट्रिशियन ने और जो आपके हेल्थ कोच होते हैं, उन्होंने ना उस चीज़ को और हाईलाइट कर दिया कि देखो सिद्धू जी ने अपनी बीवी का स्टेज 4 कैंसर इन तरीकों से ठीक किया। क्या मोरॉन्स हैं, मतलब आप एक फैक्ट का पता नहीं कर रहे हो, गलत चीज़ों को और वायरल कर रहे हो, दैट इज़ वेरी बैड। वैसे इंडिया में लोग कैंसर का ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लेते। स्टेज 3 और 4 में 70% पॉपुलेशन आती है, जो कैंसर पेशेंट्स है 70% आते हैं इस एडवांस में, और आउट ऑफ इंडिया ये रेशो है अर्ली स्टेज के लिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा मिथ है। मैं वही आपको हंस रही थी कि जब इंडिया में बाबा थेरेपी फेमस हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, और मतलब कॉमन सेंस है ना रेखा जी, आप मतलब आप इतने तो आप रील्स देखते हो, ये सब देखते हो, तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। ऐसे मिरेकल्स थोड़ी ना होते। स्कूल में आपने पढ़ा तो होगा थोड़ा बॉडी के ऊपर। नहीं, मेरा सबको हाँ, यही तो वो सजेशन है कि हाँ। भाई आप जिसका कंटेंट देख रहे हो ना, एटलीस्ट
उसके बारे में जान लो कि वो करेक्ट, क्या है। एग्जैक्टली। अब मतलब कोई भी एक ऐसा बंदा है, जैसे अब मैं ही एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे मेरी जो कुक है ना, वो कैंसर के ट्रीटमेंट पे ज्ञान देने लगे, तो आप चेक नहीं करोगे कि भाई वो क्या है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। जैसे एग्जैक्टली। मैं हूँ, मैं अगर किसी का कंटेंट देख रही हूँ और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगी, तो पहले देखूंगी कि भैया उसके क्रेडेंशियल्स हैं क्या। एक तो ना मुझे लगता है लोगों को ना कभी भी नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे नहीं जाना चाहिए। लोग देखते हैं अच्छा इनके मिलियंस में है या बिलियंस में है, और बस उसको वो अपना गुरु मान लेते हैं। ये तो बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है, क्योंकि वो एक फेक नंबर होता है और आपको नहीं पता। खासकर ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ों में तो हमेशा एक एक्सपर्ट को फॉलो करो, डजेंट मैटर कि भाई उसका नंबर ऑफ फॉलोअर क्या है। तो जो नहीं नहीं, रील वाला ट्रेंड हमारे इसमें आया है ना इंडिया में अभी सीरियसली आजकल, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत खतरनाक आई है। एम ग्लैड मेरे टाइम पे ऐसे कुछ था नहीं। लेकिन मैं और भी इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर रेखा की, सेकंड थर्ड ओपिनियन लेना। अगर मतलब कभी कभी क्या होता है कि लोग, मैं ऐसे हो गया था जब मेरा, इसलिए क्योंकि मैं वो जो डॉक्टर मेरा फैमिली डॉक्टर था उस पर ही ट्रस्ट करता था और वो ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने उस टाइम पे कहीं और डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए था। तो Yes. शायद मेरा इतना स्टेज पे जाता नहीं था। हाँ नहीं, सेकंड ओपिनियन तो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अगर हम नॉर्मल हम सब्जी लेने जाते तो दो चार दुकान में सब्जी देख के फिर एक जगह से लेते हैं। तो अपनी बॉडी के लिए आप दो चार जगह पूछो ना, मतलब क्या सही है। और अगर आस्क क्वेश्चंस, मैं बोलता हूँ कि आपने अपने सवाल करने चाहिए कि क्या है क्या नहीं, क्या सही क्या गलत। तो थोड़ा आजकल वो कॉन्वर्सेशन डॉक्टर्स के साथ होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, और हमारी बॉडी ना विस्पर करती है कुछ हाँ भी हाँ, होने से पहले, हिंट देती है, वो हम ही इग्नोर करते रहते हैं। करेक्ट। कहीं पे भी कुछ भी एबनॉर्मल फील हो, सिक्स सेंस ऐसे ही नहीं होता, होता है, हाँ, खुद को फील होता है कि समथिंग इज रॉन्ग। नहीं जैसे वो तो आपने भी फील किया। आपको वही बोला ना कि अपना माइंड ही डॉक्टर होता है, वही आपको बताएगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, हाँ, रोज के जैसा काम नहीं हो रहा अपना कुछ। राइट। तो अभी हम आपकी लाइफ के दूसरे फेज पे आते हैं कि आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बीइंग ए ग्रेट मोटिवेशन टू अदर्स। आप अभी क्या क्या किस तरह से कम्युनिटी एंड अदर यंगस्टर्स को मैसेज दे रहे हैं? हाँ, तो जब मुझे 2014 में जब डायग्नोस हुआ था, वैसे कुछ ग्रुप्स वगैरह नहीं थे ज़्यादा फेसबुक पे या यहाँ जो कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स होते नहीं होते। तो तभी मुझे लगा कि ऐसे कुछ होना चाहिए, मतलब हर चीज़ आप डॉक्टर को ना रात को 12 बजे थोड़ी ना पूछोगे क्या है, मतलब। तो ऐसे फेसबुक ग्रुप में कोई क्वेश्चन डाल दिया कि अगर मुझे, मैं जो ग्रुप्स में हूँ, अगर किसी ने बोला कि मुझे हेड एंड नेक कैंसर, मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैं शायद मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, भाई मैंने ऐसे ऐसे किया तो मेरे को थोड़ा हेल्प हुआ। तो आपको पता है मेहुल जी, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि एज ए डॉक्टर मैं अगर पेशेंट को बोलूँगी ना ऐसे होगा आप ठीक हो जाओगे, वो नहीं बिलीव करेगा। लेकिन एज ए पेशेंट और सर्वाइवर अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो उसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार वो सफ़र किया है, राइट वो सही बोल रहा है। डॉक्टर का तो काम ही है, वो तो यही बोलेंगे ना, तो वो नहीं करते। तो आपने ये बिल्कुल सही कहा, एज ए सर्वाइवर बहुत हेल्प मिलती है। तो फिर मैंने कैंसर ग्रुप चालू किया, कैंसर सपोर्ट, कैंसर सर्वाइवर्स इन इंडिया, जहाँ 4000+ मेंबर्स है, आप भी हो उसमें। CSI, हाँ, CSI वाला ग्रुप। CSI बोलते हैं। तो yes. वो मतलब फिर हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स भी, आप भी उसमें कुछ ऐसे सवाल है तो मैं टैग करता हूँ, अरे ये डॉक्टर को वो सवाल टैग करता हूँ, तो दैट हेल्प्स। सेकंड की मैंने जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं बात नहीं कर पा रहा था, और आई एम अ वेरी सोशल एनिमल। मेरे दोस्तों के साथ मेरा आज भी बहुत कनेक्शन है। तो मेरे अब दोस्त पुणे में, इंडिया में, मैं वहाँ पे, तो और बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। Right. तभी तो उतना वो व्हाट्सअप था भी नहीं इतना। था, मतलब इतना स्टार्टिंग में था तो इतना ये नहीं था। फेसबुक था, तो फेसबुक पे मैं मेरे फ़ोटोज़ पोस्ट करता था रोज़, मतलब जब भी आज ये मेरा हॉस्पिटल, ये है, ये मेरे को ये कीमो दिया, ये IV डाला। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं लोगों को नहीं बताऊं या छुपाऊं, जैसे आजकल लोग बहुत करते हैं? नहीं, क्यों छुपाते, आई डोंट नो, ये मतलब ये मुझे यही एक्चुअली यही चीज़ों ने इसको स्टिग्मा बनाया हुआ है। बिल्कुल नहीं। ये देखो, आप जब तक बोलोगे नहीं, सामने वाला आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलूँगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे को प्रॉब्लम है। और अगर आई डोंट नो, आप, मैं खुद ही सोचूँ नहीं मैंने बोला तो वो क्या सोचेंगे, तो दैट डजंट हेल्प ना, वो काम नहीं करेगा ऐसा। तो मैंने कभी भी छुपाया नहीं, मेरे फैमिली वालों ने कभी भी छुपाया नहीं। हाँ। जो भी था सब उन्होंने ओपन रखा। तो मैं फेसबुक पे फ़ोटोज़ डालता था रोज़, ये हुआ, आज मैंने ये वॉक किया, पूरा एल्बम मैं आपसे शेयर करूँगा। और वो ओपन है, मतलब वो फ्रेंड्स के लिए, वो एनीवन कैन सी इट। तो वो मैं डालता था। फिर बाद में ट्रीटमेंट हो गया, ये हो गया सब, फिर ट्यूब निकाली, आज तक मैं उसमें फ़ोटो डाल। फिर वो मेरा गले का ये अभी डायलेशन का वो भी है उसमें। तो मैं वो अपडेट करते रहता हूँ। ओके।
तो मैं ट्रीटमेंट के बाद फर्स्ट टाइम जब मैं पुणे गया, मेरे दोस्तों से मिला, स्कूल के दोस्तों से, मैं इतना तभी बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा फिर भी नया नया जस्ट थोड़ा थोड़ा बात करना सीख गया था 2 साल। तो मेरे दोस्त वगैरह मिले और फिर सब खुश थे। मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट, मेरा फैमिली फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट मिला मुझे, मतलब आई एम डेफिनेटली लकीस्ट पर्सन कि उन्होंने आज भी मेरे साथ है सब लोग, और आई एम ट्राइंग टू पे बैक। तो मेरा एक दोस्त बोला कि ये काम करते हैं कि तेरे जो वोटोज़ है ना जो फेसबुक के, उसका मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता और अपने स्कूल में हम दिखाते हैं कि ये मैंने स्मोकिंग करा, ये सब करा तो मेरे को ये हो गया, तो हम ये करते हैं अपने स्कूल में, हमारे स्कूल में सेंट एस्लास में। तो मैं हाँ करते ना। और फिर वो जब प्रिंसिपल को जाके मिले, प्रिंसिपल तो मतलब पहचान की थी, तो वो बोले हाँ बिल्कुल, तो अरेंज किया। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने 7th 8th 9th 10th 7th स्टैंडर्ड, जब वो लत लगने लगती है, जब हाँ वो जोश में आते हैं तब बच्चे, मैंने उनको वो फिर मैंने चालू किया प्रेजेंटेशन। मैंने फिर उनको पहले मेरे फ़ोटोज़ दिखाए पार्टी वार्टीज़ के ना, मैं ये दारू पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, पार्टी वार्टी जो उन लोगों को लगता है ऐसी लाइफ होनी चाहिए। फिर मैंने वो नेक्स्ट स्टेज, गले में ट्यूब, हॉस्पिटल में आईवी, कैंसर डिटेक्शन, फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के फ़ोटोज़, जला हुआ गला, दांत निकले हुए, इम्प्लांट्स, फिर मेरा डायलेशन का भी अभी डाले मैंने एक्सरे कि आपने प्रेजेंटेशन में ऐड किया होगा। हाँ सब Okay. ये मैंने ऐसे दिखाता हूँ कि फिर उस पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मैं उनको एक्सप्लेन करूँ कैंसर होता क्या है, कि होता क्यों है, कैसे होता है, फिर वो सब करते करते मैं उनको समझाता हूँ ये ऐसे होता है, और फिर उनको दिखाता हूँ। ये यहाँ तक पहुँचता हूँ ना तो उनकी आँख में पानी होता है, आधा हॉल पानी आ रहा है आँख से उनके, डर के बारे में मैं डराता हूँ उनको जानबूझ के। और फिर भी आई कंपेयर इट, मतलब हर बार मैं बोलता देखो मेरे को, मैं ये सब करता था, अभी मुझे ये सब करना पड़ रहा है, डज इज इट वर्थ। मेरे गले में ट्यूब है, आप सिगरेट चूज़ करोगे क्या ट्यूब गले में ट्यूब से, तो यू थिंक, वैसे डराता हूँ, बार बार कंपेयर करता हूँ कि आप ये वर्थ का नहीं है, आप जो सोच रहे हो अगर ये सब करना तो मत करो। फिर मैं उनको अभी तो मैं उसको कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ कि इतना खर्चा आता है। नहीं मेहुल जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप ना जो स्कूल को जिस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उस जिंदगी के उस पड़ाव पे होती है जो ज़्यादा मतलब लाइक एडिक्शन में जाते हैं। करेक्ट। स्मोकिंग करना उन्हें स्टाइल लगता है, उन्हें फैशन लगता है, उसको कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें पता नहीं होते हैं। हाँ तो वेरी गुड। नहीं वो सब मैं अभी तो मतलब उनका हिसाब करके दिखाता हूँ कि मुझे अभी डायलेशन का इतना खर्चा आ रहा है और ये मैं मरने तक आएगा, शायद अगर बढ़ भी सकता, कम तो नहीं होगा, तो मुझे जीने के लिए इतना पैसा तो डॉक्टर को हमेशा देना ही पड़ता है, हॉस्पिटल को क्या मिलता है मेरे को स्मोकिंग करके। मैं मतलब आई मेक देम थिंक कि इज इट वर्थ। नहीं, फिर मेरे कैंसर के बाद का मैं उनको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअली इससे ना मुझे एक चीज़ याद आई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों में कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड करने का, स्पेशली टीन में और यंग में। पता है क्यों? मैंने देखा आजकल ना कैंसर वैक्सीन आ गई है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जिसका आइडियल एज ग्रुप ही 9 to 14 ईयर्स है। अब उसको हम कहाँ टारगेट करेंगे? हम स्कूल या कॉलेजेस में करेंगे। मैंने एक NGO के थ्रू कुछ स्कूल में अप्रोच किया कि लेट्स डू कैंसर अवेयरनेस टॉक, तो वहाँ के प्रिंसिपल रेडी नहीं थे। अरे नहीं मैडम, कैंसर की बातें करोगे, हमारे तो बच्चे डर जाएंगे, उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। मुझे लगा लोगों के माइंडसेट चेंज करने में कितने टाइम लगेगा भाई। अब तो जागो, अब तो इंडिया कैपिटल हो गया कैंसर का। बिल्कुल। और अभी भी पता है, अभी भी ऐसा होता है कि मैं गैदरिंग में, सोसाइटीज़ में या किसी भी उसमें जाती हूँ ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स गैदरिंग होती है, लोगों को पता चलता है हम कैंसर स्पेशलिस्ट, तो बड़े वियर्ड एक्सप्रेशन होते हैं उनके, जैसे कि पता नहीं बोलने से कैंसर हो जाएगा। ये उससे पूछो जो सफ़र कर रहा होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अब हमें माइंड सेट करने की ज़रूरत है। है। स्कूल में तो ये ओपनली डिस्कशन होना ही चाहिए, क्योंकि जनरेशन निकल ही वहाँ से रही है। इनफैक्ट जो एडिक्शंस वाली चीज़ है वो उसी एज ग्रुप से सबसे ज़्यादा हो रही हैं। आजकल तो लड़कियां भी पी रही हैं क्योंकि उनको तो फैशन लगता है। नहीं तो मैं तो बोलता हूँ, मैं तो जब मैं प्रिंसिपल वगैरह से बात करता हूँ बिफोर और आफ्टर प्रेजेंटेशन, हाँ तो प्रेजेंटेशन मैं एक बार बताता हूँ क्या मतलब, वो फिर मैं वो कैंसर का पहले का बिफोर माई लाइफ विथ कैंसर, ड्यूरिंग और आफ्टर कैंसर का भी उनको मेरे पिक्चर्स दिखाता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। कि मुझे कार और बाइक चलाने का बहुत शौक था, जो नॉर्मल हर यंगस्टर्स को होता है। तो मैं अभी US में फिर बाद में मैं वो रेंट करता हूँ, बड़े बड़े कार, लंबे लंबे बाइक वाइक को दिखाता हूँ। फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं कैसे घूमने जाता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मुझे बड़ा शौक था अपना प्लेन उड़ाने का बचपन में।
हाँ, आपने तो वो भी बुलाया है। हाँ तो मैं बट अब उसको पायलट की डिग्री, पायलट का सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे आप उड़ा सकते नहीं हो नहीं, उसको? तो हमारे घर के पास में वहाँ पे एक छोटा एयरपोर्ट है और वो छोटा बाईप्लेन होता है, हाँ। तो वो ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो आपको ट्रेन करते हैं, फिर आपको मतलब अगर मतलब ट्रेन करते हो आपके पहले तो क्लासरूम ट्रेनिंग होता क्योंकि है। मैंने देखा है आपका एक फोटो, आपने हाँ हाँ प्लेन उड़ाते हुए हाँ, लगाया फिर हुआ वो है। क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, फिर वो बंदा सा ट्रेनर साथ में आता ओके, है। ओके, फिर जैसे हम जैसे कार ड्राइविंग सिखाते हैं वैसे ही वो सिखाते हैं। ओके। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम वो छोटा प्लेन जब मैं उड़ाया ऊपर, और ऊपर से मैंने देखा नीचे कि मैं इसको बोलते हैं हाई। हाँ, दारू पी के हाई होना वो हाई नहीं है, हाँ, एक्चुअली। एक्चुअली हाई वो है। तो मैं ये सब वो बच्चों को बताता हूँ कि ये लाइफ है। फिर आई टेल देम कि मैं मतलब अभी जो तो करता हूँ, काम जो करता हूँ ये वो करता हूँ, और फिर उनको मैं आज स्टॉप एंड आई आस्क देम, मैं उनको पूछता हूँ आप सोचो मैं बच गया बीच के स्लाइड से, मैं बच गया इसलिए मैं ये सब कर पाया। नॉर्मली लोग बचते नहीं नहीं बचते। या मर जाते हैं। आप चूज़ करो। और एक डॉक्टर एका मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैंने फेसबुक पे डाला कि मैं जा रहा हूँ इंडिया, तो मुझे कितने सारे बच्चों ने, मेरा एक ग्रुप है यंगस्टर्स अगेंस्ट स्मोकिंग जिसमें अच्छा, ये यंगस्टर्स अगेंस्ट स्मोकिंग, स्मोकिंग। हाँ। ओके। तो वो ग्रुप मैंने बना क्योंकि क्या हो रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे रोने वोने लगते थे, और फिर बाद में हाँ, हाँ। कोई कोई आके, अभी परसों मैंने एक स्कूल में दिया था प्रेजेंटेशन, हाँ। लड़की रोने लगी, बोले मेरे डैड को बुलाओ। अच्छा, वो स्मोक करते होंगे। हाँ, तो इमोशनल हो गए। उसके डैड आए, बुलाया प्रिंसिपल ने फ़ोन करके, फिर वो बोले कि मेरे डैड स्मोक करते हो, उनको दिखाओ ये। अच्छा। तो मैंने फिर उसके डैड से बात की, मैंने आप नसीब वाले हो, आपकी लड़की इतना आपको आपके बारे में सोचती है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, काम वाम किसके लिए कर रहे हो, उसके लिए ना, उसको वो नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए। सो वो रियलाइज, Actually, तो ये हमेशा का, ये एवरी टाइम जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ मेरा लाइफ का, बच्चे वो ही करते हैं, रोते हैं और बोलते हैं मेरे डैड से करो, मेरे भाई से बात करो। वो फिर वो उनको समझना चाहिए कि जैसे मुझे फील हुआ कि मैंने मेरे बच्चे के लिए जीना है, लड़ना है, हाँ। पर मैं चांस था, आई गॉट अच्छा हॉस्पिटल में मिला, अगर सबको चांस नहीं मिलता है। और तकलीफ तो तुमको तो झेलनी पड़ती है, उनसे क्या बीतती फैमिली है। मेंबर्स पे कोई तो बहुत वो सफ़र करना इनफैक्ट मैं पड़ता तो है। प्रिंसिपल को बोलता हूँ कि आप जो ये फील्ड विजिट को बच्चों को लेके जाते हैं, ये कंपनी में वो बच्चों को जो ट्रिप पे लेके जाते हैं बाहर, कैंसर हॉस्पिटल में लेके जाओ, उनको दिखाओ ये स्मोकिंग वार्ड है, ये जो कैंसर है स्मोकिंग से हुआ, या ये एडिक्शन जो भी है तंबाकू का कैंसर ऐसे ऐसे दिखता है। एक्चुअली। आगे से वो कभी वो गंदे काम नहीं करेगा, कोई आदत डाल के उनको नहीं लगेगा। लाइफ को जीने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो मैं जब जाएगा ना। अभी मैं वही बता था कि मैं जब आ रहा था यहाँ पे, जब मैंने वो डाला, तब एक लड़के ने मेरे को, मैं उसको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा आपको, एक बंदे ने मेरे को मैसेज भेजा कि सर आप आ रहे हो, मुझे आपसे मिलना है, मैं रिसेंटली डॉक्टर बना, आप मेरे स्कूल में स्पीच देने आए थे, आपने एडिक्शन पे स्पीच दी, वो मेरे अभी तक दिमाग में है, मैंने कोई सिगरेट विगरेट को हाथ नहीं लगाया और मैं डॉक्टर बना हूँ अभी, मुझे आपसे मिलना है। तो मुझे मिलने को आने वाला है पूना में। और ऐसे मेरे पास बहुत से मैसेजेस है। तो वो यंगस्टर्स अगेंस्ट स्मोकिंग मैंने ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि वो बच्चे हेजिटेट कर रहे थे बात करने को टीचर्स के सामने वगैरह, कि मतलब दोस्तों के सामने क्या पर्सनल बात करना है। तो मैंने वो ग्रुप बनाया, फिर आज चैट विद देम, आज भी मैं वो ग्रुप में वो ज्वाइन करते हैं और मैं उनसे मैं चैट करता हूँ, या उनके अगर वो बोलते मेरे फादर से बात करो इससे, तो मैं करता हूँ। आप तो सोसाइटी पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो हाँ, मुझे आई पॉजिटिव। हैव टू गिव बैक ना। अभी मैंने तो मेरी लाइफ जी ली 10 साल पहले तक, अभी ये जो है बोनस लाइफ, आई हैव टू गिव बैक, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बट अगर ये मेरा पॉडकास्ट अगर कोई पेरेंट्स वगैरह सुनता है, अगर वो स्मोक करता है, तो ही शुड स्टॉप बीइंग सेल्फिश। अगर आप बोलते हो मैं मेरे बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, तो बच्चों को वो सब नहीं चाहिए, वो तो खुद भी कर सकता है। आप चाहिए तो आप बच्चों के लिए आप एडिक्शन नहीं दे सकते हो, आप सिगरेट गिव अप नहीं कर सकते हो, मतलब फिर आप झूठ बोल रहे हो। मतलब मैं मेरे बच्चे से प्यार करता हूँ, ये झूठ है। मैं तो मेरे बच्चे का फ़ोटो पॉकेट में वॉलेट में रखा था, जब भी सिगरेट के लिए पैसे निकलते हो ऐसे उसका फ़ोटो देख के मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं। लेकिन आज की डेट में वाइस वर्सा भी है, मैंने देखा है कितने सारे यंग एडल्ट को लेकर फादर आ रहे होते हैं। हाँ, वो मतलब क्या और पता है मेहुल जी, जैसे कि आपका तो 11 ईयर पहले की हिस्ट्री हो गई, आज की डेट में ना कम्प्लीटली चेंज हो गया है सिनेरियो।
आज की डेट में इतना यंग अडल्ट आ रहे हैं, 33 और 35 में कहूँगी, 35 टू 45 के बीच में इतने हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। अगर मैं 50 हेड एंड नेक कैंसर ट्रीट कर रही हूँ, इसमें 40 इस एज स्टेट आके हैं। मतलब वो कितना अब इमेजिन। अब मैक्सिमम लोगों की देखो एडिक्शन की हिस्ट्री तो होती है, पान बीड़ी गुटखा तंबाकू की तो मैक्सिमम लोगों की मिलेगी, हार्डली लोगों की होती है कि नहीं हमने कभी कुछ नहीं किया लाइफ में फिर भी हो गया, तब वो पूछते हैं कि हमें क्यों हो गया, तब मैं समझाती हूँ कि इट्स मल्टी फैक्टोरियल, राइट। लेकिन ये अब चेंज हो चुका और है, लाइफस्टाइल चेंज वापस, वो खाना पीना बाहर, बहुत कुछ चेंज हो गया, कहीं ना कहीं हम सभी पर निगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हैं। Right, और जल्दी से जल्दी हम लोगों को उसमें मतलब एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, खुद भी समझने की ज़रूरत है। तो इन द लास्ट मैं आपसे ना यही पूछना चाहूँगी कि इस डायग्नोसिस ने आपका लाइफ को जीने का नज़रिया कैसे चेंज किया, जो लोगों को अभी से अपनी लाइफ में लेना चाहिए, उन्हें वेट नहीं करना चाहिए कुछ ऐसा टर्निंग चाहिए लाइफ में, कुछ टर्निंग पॉइंट आया हो तब वो जीना शुरू करे, नहीं। कैंसर के बाद मैं पूरा मैं ऐसे नहीं था पहले, पूरा ही मेरा सोचना, जैसे मैंने आपको बताया मेरे दो दोस्त चले गए, फिर मेरा सोचना ऐसा एक एक इंसिडेंट होता गया। तो मुझे वो जैसे मैं और एक एग्जांपल दूँ आपको कि मेरे गले में ट्यूब थी, तो मैं शावर में नहा नहीं पा रहा था, वो स्पंज बाथ वगैरह लेना पड़ता था। तब मैं शावर में नहाना मिस करता था कि यार मतलब वो यार एक कितना आनंद है, मतलब तो वो जब हम रोज़ करते तो हमको ध्यान में नहीं आता वो, और जब वो मिस करते तब, तो ऐसे मैं वो एग्जाम्पल इससे दे रहा हूँ कि मतलब आप जो अभी एंजॉय कर रहे हो, आप उसका वैल्यू करो, छोटी छोटी चीज़ों का। जिस दिन वो नहीं रहेगी आपके पास, तब आप फिर आपको पछतावा होगा। एंड आई लिव इन टुडे। अभी देखिए ना, कोविड आ गया है, किसी को पता था इतने सारे लोग चले जाएंगे, ऑलमोस्ट हर एक फैमिली में से एक बंदा तो एक फैमिली मेम्बर तो गया ही है। तो वो लाइफ को गारंटी नहीं है, लाइफ को रिवर्स किया नहीं है आज के इसमें जो, और आज के इसमें यू नो जो भी है। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन अ पावर ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर माई कैंसर क्योंकि आप जो सोचते हो ना, आपको वो मिलता है। यस। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें मिलेगी, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव। एंड आप करके देखो, एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको अगर कार लेनी है ना, रेड कलर की कार लेनी है, आप सोचेंगे मेरे सोसाइटी में रेड कलर कार नहीं है, किसको मैं रेड कलर की लूँगी। तो आप जाके बुक करके आते हो रेड कलर की कार, आप शोरूम से बाहर आते हो तो आपको बहुत सारे रेड कलर की कार मिलते अब देखो ऐसे करके, उसको बोलते पावर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब रेड कलर की कार होते ही है एक्चुअली, लेकिन आपके दिमाग में वो ही बैठा रहता है। तो मैंने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि मुझे जीना है, मुझे ये इवन मतलब कुछ भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो वो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचो तो वो आपको कुछ ना कुछ तो उसका मिल ही जाएगा। तो वो सेम गोज विद द नेगेटिव थिंग कि आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीज़ आपको मिल ही जाएगी पक्का। और ये मेरा एक्सपीरियंस गारंटी। जो पावर ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो गलत बात नहीं कर रहे, वो यूनिवर्स में है। एंड सो आई वुड सजेस्ट कि जो आपको पॉजिटिव चाहिए, अभी फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा बाहर गया है, तो वो दोस्तों के साथ गया, तो मेरा दिमाग रात भर अरे रात को अकेला आएगा, ट्रैफिक है, ये है वो है, तो वो बट ये तो होता है। हाँ होता है एज ए फादर, लेकिन देन यू हैव टू ओवर टाइम चेंज करना पड़ता है। अरे मेरा बच्चा अभी एंजॉय करता होगा दोस्तों के साथ, अभी खुश होगा, वी हैव टू चेंज अवर थॉट थोड़ा सा प्रोसेस। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आप जो सोचते हो वो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एंड फिर भी कर्मा है, मतलब आप अभी कैंसर के टाइम में आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे दोस्त वगैरह सब मेरे साथ ही रहे, लेकिन नॉर्मली कैंसर जो आप जैसे आपने बोला कि लोग टैबू समझते उसको, एंड देन दे डोंट टॉक और दे जस्ट अलग हो जाते हैं, दे कीप दैट। तो वो एक नहीं करना चाहिए, मतलब वो मेंटालिटी ऐसे डिसीज़ है कि बच्चों को भी होता है ना, जो छोटे बच्चों चाइल्डहुड कैंसर, उनकी क्या गलती है। एंड मतलब वो थोड़ा चेंज ही करना चाहिए। और कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। मैं यहाँ पे स्टेज 4 में बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे को देख के कोई बोलेगा नहीं कि इसको इतना इसमें से आया है, तो इट्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट्स ऑल योर माइंड सेट। आप डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे, सब देंगे, लेकिन आपके माइंड में अगर रहेगा सब नेगेटिविटी, तो वो दवाइयाँ भी काम नहीं करेगी आपकी बॉडी में। आई थिंक आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवर्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें छुपने की, हाइड होने की, ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। इट्स जस्ट ए डिज़ीज़ लाइक अदर डिज़ीज़। तो जब हमें हर बार इतना मतलब
अच्छे से हमें सर्वाइवर्स मिलेंगे तो लोगों का भी माइंडसेट चेंज होगा कि हाँ इट्स जस्ट हाँ अभी अब क्या मतलब अगर मैं छुपाता तो मतलब क्या मिलता मेरे को। हाँ आज मैं बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैंने कभी तो मेरे साथ मुझे इनफैक्ट फ़ायदा हुआ है कि मुझे समझा कि मेरा दोस्त कौन है, वो दोस्त कौन नहीं है। ये तो जो अक्सर चले होता गए है। आज अगर वो मुझसे कांटेक्ट कर, मैं बोलता यार उस जब मुझे ज़रूरत थी तब तो आए नहीं मेरे पास, हाँ अब आके क्या क्या फ़ायदा, अब मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तो और अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलता है नेगेटिव पर्सन तो उसको कट ऑफ कर दो। नेगेटिव चीज़ें आसपास रखनी ही नहीं है कोई चीज़। यस तो कुल मिला के आपकी तरफ से मैसेज यही है कि आज में जियो, फ्यूचर सोचना नहीं है, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ग्रेटिट्यूड में रहो हमेशा, मतलब थैंक्स करो जो भी खुश आपके रहो बस, आसपास है, हाँ। खुश रहो, बैड एडिक्शन से दूर हाँ रहो। बिल्कुल नहीं, हाँ, अगर कुछ रहना और तो अगर डायग्नोस होती है इट जस्ट ए डिजीज, डोंट टेक इट एज ए टैबू। और हमेशा मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है अच्छा माइंडसेट के साथ रहो, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जियो, हाँ है ना। बिल्कुल। बाकी इतना ज़्यादा अपने आप को वो करने की इवन ज़रूरत नहीं है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि मतलब जो अभी यूएस में तो एनुअली करती है पूरा बॉडी चेक वगैरह, हाँ यहाँ स्क्रीनिंग। पे भी करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि अपना आप आपके ऊपर पैसा खर्चा नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा आपका पैसा, मतलब जो भी आप वी ऑल प्लान टू ना, हम सेव करते हैं कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे जाऊँगा, ये खरीदूँगा वो खरीद, कैंसर के लिए कोई सेव नहीं करता कि मुझे कैंसर होगा तो मैं ये यूज़ करूँगा, क्योंकि लोग उसके बारे में अच्छा सोचते आपने नहीं ये हैं। बात भी अच्छी बोली कि ना मुझे लगता है कि एक मैसेज जाना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लेके रखो। बिल्कुल। आजकल तो कैंसर के लिए अलग से भी आने लगा है, क्रॉनिक डिजीज के लिए आने लगा है, तो जरूर लेके रखो क्योंकि आजकल नो डाउट हेल्थ ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली। कॉस्टली एंड यू हैव टू प्लान फॉर द, कुछ भी हो सकता है, बॉडी है, कभी ना कभी तो उसका प्रॉब्लम होने वाला है, मेंटेनेंस तो आने वाली है। एग्री। सो मेहुल जी इन द लास्ट थैंक यू सो मच। पता है क्यों मैं रह के यही बोल रही हूँ कि आपको नहीं पता, कम से कम अगर 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं ना उसमें यूट्यूब पे, तो 50,000 कम से कम हेड एंड नेक कैंसर्स अरे होंगे। बाप रे, वो बहुत ये सच है, इतना हेड एंड नेक हो रहा है इंडिया में, इतना हेड एंड नेक हो रहा है, और आपको देख के पता नहीं कितने लोगों को होप मिलेगी। नहीं, मैं आई टेल यू डॉक्टर रेखा, मैं एकदम ओपन हूँ, अगर आपके पास भी कोई आता है जिसको मेरे से सवाल हो, क्वेश्चन है, तो आई एम रेडी टू आंसर। मैं तो आपके सारे जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं सारी लिंक देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, हाँ। और आपका जो भी एक हेल्पलाइन वाला नंबर हो वो भी आप मुझे दे देना, क्योंकि लोग सच में चाहते हैं किसी अपने से बात करना उस टाइम पर, नहीं बिल्कुल, जो उन्हें और होप दे। और आप तो उसमें है ना जिसने रेडिएशन भी कराया है, कीमो भी कराया है, स्टेज 4 रहे हैं, हेड एंड नेक रहे हैं, बैड एडिक्शन में थे, हेल्दी लाइफ स्टाइल ले रहे हैं, आप तो पता नहीं कितने लोगों को एक अच्छा सा रास्ता दिखा सकते हो। बिल्कुल तो कोशिश करूँगा मेरे से जितना मुझे अच्छा लगता है किसी को हेल्प करना, और अगर मैं बोलता हूँ कि जितना अच्छी लाइफ जियो आप सब, मतलब खुश रहो, तो उतना ही सबके लिए आप सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आदमी ने दूसरों का सोचना चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या, एंड कैंसर इज़ नॉट एन एंड। अगर मैं यहाँ हूँ तो मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई अच्छा भी चीज़ है। ये तो सच है कि आपका मतलब चाय पे चर्चा करना मेरे लिए ना सच में ड्रीम कम ट्रू है। नहीं, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि आप इतने सारे अच्छे काम करते हो, एंड बेसिकली आप जैसे डॉक्टर्स और भी होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि है काफ़ी डॉक्टर्स मेरे पहचान के जो करते, बट यू रीच आउट टू द पब्लिक, मतलब मैं बेसिक क्वेश्चन उनके आंसर करते पेशेंटली। आज आप काम करके आते हो, फिर आपका टाइम स्पेंड करते हो। अच्छा मेहुल जी हम मिले भी ऐसे ही थे ना, इंस्टाग्राम के थ्रू मिले थे, हाँ, फेसबुक के थ्रू मिले पता थे, नहीं, बट यार हम सोशल मीडिया पे मिले। हाँ सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले थे। और जब मुझे पता चला आप वहाँ हैं, देन आई वाज थिंकिंग कि ओ फिर तो पर्सनली मिलना कभी नहीं हो पाएगा। और आज हम यहाँ बैठ के से डिस्कशन कर रहे हैं, आप इतना सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये लिए अमेजिंग है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं वापस नेक्स्ट टाइम वापस करेंगे हम। हाँ डन, साथ में मिलके कैंपेन रन करेंगे। हाँ बिल्कुल कुछ भी, आई एम ऑलवेज ओपन। ठीक है, थैंक यू सो मच मेहुल जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।